आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 चल रहा है मैट्रिक्स, और इसमें एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन शूट कर रहे हैं पार्ट 2। 3.1 की इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स के एलिमेंट, मैट्रिक्स की रो और कॉलम और ऑर्डर और 3 हमने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। और अब शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम बेसिकली जो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, यहाँ हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम इस तरह इन जो मैंने इधर लिखे हुए हैं ना, इन मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। यही हमारे सिलेबस में है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन सभी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, डिनोट करने का तरीका, मतलब उनकी जनरल अप्रोच की हम बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर अपनी एनसीईआरटी बुक के 2-3 एग्जांपल भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये मत मानना कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ यही होती है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स और भी बहुत सारी होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है। उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे जब अपने चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हाँ, इनके अलावा और भी बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, जैसे कि हर्मिशन मैट्रिक्स, नॉन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मगर वो सब 12th क्लास के बाद की बातें हैं, ठीक है। फिलहाल 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन मैट्रिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का पहला टॉपिक, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये बनती है। देखो, डेफिनेशन हमारे सिलेबस में लिखने के लिए तो कभी नहीं आएगी कि आप ये मानो कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि राइट द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर राइट द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, लेकिन ये डेफिनेशन लिखनी समझनी जरूरी इसलिए है क्योंकि अब जो एमसीक्यू आते हैं और जो असर्शन रीजन आते हैं ना, वो इन्हीं के ऊपर आते हैं। ये बात ध्यान रखना। खास करके जो इनकी जनरल में आपको लिखूंगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आई जे ए जे आई, इस तरह से लिखूंगा कुछ मैं आपको, वो वाला, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स said to be a matrix said to be rectangular matrix। एक मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको हम? सबसे पहले क्या लिखा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो ये डेफिनेशन में लिखी है, एक्चुअल में किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन किसकी बन गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा आज? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने बोर्ड पर, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं जरा। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, तो 2 3 4 7 8 9। तो इसमें देखो रो कितनी है? 2, कॉलम कितने? 3। तो इसका साइज कितना हो जाएगा? 2/3। तो क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम इक्वल नहीं है दोनों की, मतलब ऐसा ना हो कि कैसा होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो अलग हो, नंबर ऑफ कॉलम अलग हो। एक मैट्रिक्स दूसरा मान लिया मैंने बी, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। 2 4 7 8 -1 0। इसके अंदर 2 3 रो है, मैथ है ना, 3 रो और 2 कॉलम। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अलग अलग हो, बल्कि आप इसको ऐसे लिखो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर डिस्टिंक्ट, ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, बस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। इसी मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, मैंने आपको जनरल फॉर्म लिखनी बताई थी पार्ट 1 में, आप लोग एक बार पार्ट 1 जरूर देख लेना कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं ए आई जे, और ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, और उसके बाहर नीचे इस कॉर्नर में क्या लिख देते हैं? उसका साइज। तो ए एक कोई मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे की फॉर्म का होगा, m/n उसका साइज होगा, एंड वेयर
m इज नॉट इक्वल टू n। देखो जो बात हमने ऊपर लिखी है लैंग्वेज में, वही बात मैथमेटिकली सिंबल्स में मैंने ये लिख दी। दोनों बातें एक ही हैं कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट होंगे एआईजी के फॉर्म के, मतलब m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम, और ये नॉट इक्वल टू होने चाहिए, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको डेफिनेशन वैसे भी पता हो और सिंबल में लिखनी जरूर आती हो। सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू वगैरह, एसएसएम वगैरह। मैं बार इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को क्योंकि कोई बच्चे इसको याद नहीं करते। वो बस उनको ये तो पता रहता है कि हाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अलग अलग हो। बात ये भी वही लिखी हुई है, समझो तो थोड़ा फीलिंग लाओ। फीलिंग के लिए आपको पार्ट 1 पहले देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मैट्रिक्स को लिखने का जो जनरल तरीका बताया था हमने, ए आई जे एम एन। ए आई जे मतलब ए वो एलिमेंट है जो ith रो में है एंड jth कॉलम में है, ठीक है ना। और m बाय n मींस m इसका नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है, और दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए। तो ये थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, और उसके दो एग्जांपल मैंने बताया आपको। और ये वाला ठीक और भी हो सकते हैं भाई, मान लो कल को कहने लगे कि 1 2 3 हमने खाली से लिख दिया, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका साइज 1/3, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हमको कोई ऐसे कहने लगे कल को दिस आर आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि नंबर ऑफ रो 4 और कॉलम 2, तो ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल बन गई, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद नोट कर लेंगे खुद पहले, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। चलते हैं अगले टॉपिक पर, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है ना, तो जो बच्चे थोड़े से होशियार होते हैं ना उनको समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। तो ए मैट्रिक्स a matrix in which a matrix in which number of row and number of row and number of columns are equal is said to be square matrix, is said to be कितना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सही बच्चों को मुझे उम्मीद है कि स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो दैट इज इसकी जो जनरल फॉर्म क्या लिखी जाएगी कि ए कोई मैट्रिक्स होगा जिसमें ए आई जे की फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, साइज उसका m/n होगा, वेयर m इज इक्वल टू n होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होंगे। तो यही बात जो लैंग्वेज में लिखी थी ऊपर, इसको हमने मैथमेटिकली कैसे बताया, इस तरीके से कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए आई जे, यानी कि ए आई मीन्स ए वो एलिमेंट है जो ith रो में है एंड jth कॉलम में है, साइज m/n है, m/n मतलब m और n इक्वल होंगे, जितनी रो होंगी उतने कॉलम होंगे। देखते हैं इसका एक एग्जांपल। हमने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो 2 3 -1 और 7, तो जो मैट्रिक्स है ना, देखो ये 2/2 का है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 2 3 -1 7, एक मैट्रिक्स अगर हम 3/3 कर लें, 3/3 का -3 0 1/2 7 8 -5, तो ये मैट्रिक्स है 3/3 साइज का, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसको 4/4 का बना सकते हैं, हम खाली एक एलिमेंट को लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 का। तो 1/1 का मैंने लिख के दिखा दिया, 2/2 का देखो 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, क्लियर है बात। ऐसे चाहे 4 रो 4 कॉलम बना लो, ठीक। और शॉर्ट में हमको यही बोलते हैं कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 2/2 का है मान लो, या फिर वो 3/3 का है, या फिर 1/1 का है, तो इस बात को हम शॉर्ट में 2/2 ने बोल के इस तरह भी कई बार बोलते हैं, लिखते भी हैं कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 2 का मतलब 2/2। बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। समझ में आ गई बात। तो नोट करेंगे एक बार इन बातों को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर चलते हैं टाइप आगे चलते हैं, मतलब चलते हैं आगे। अच्छा, डायगोनल से पहले एक चीज और रह गई, अभी पहले उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, वो मैं उधर लिखना भूल गया हूँ। बात करते हैं पहले कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो बात करते हैं पहले कॉलम मैट्रिक्स पर। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स
is said to be a matrix is said to be column matrix. A matrix is said to be column matrix if it have only one column. If it have only one column, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैव ओनली वन कॉलम. अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल हमने कहा कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये लिख दिया हमने 3 5 2. तो यहां पर देखो रो कितनी भी हो सकती हैं बट कॉलम एक ही होना चाहिए. भले ही यहां पर रो 3 है, पहली रो, ये दूसरी रो, नीचे वाला तीसरी रो, बट कॉलम तो एक ही है ना. तो ये मैट्रिक्स क्या बोला जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स. ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2 9, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स. ठीक, खाली हमने 3 लिख दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स. अब बात करते हैं कि साइज की, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखो 3 रो है, कॉलम एक ही है, 2 रो है, कॉलम एक ही है, 1 रो है, कॉलम एक ही है. तो ये सभी के सभी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स. तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स. ठीक, अच्छा, इसी को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म, जो कि बच्चे अक्सर अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स जो A इज इक्वल टू AIJ की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, लेकिन उसका जो साइज होगा ना, उसका साइज कितना होगा? m/1. समझ रहे हैं क्यों? समझ रहे हैं क्यों भाई? देख लो 3/1, कॉलम तो 1 ही है ना भाई. पहला जो डिजिट लिखी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ रो को. और 1 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम. तो रो चाहे कितनी भी हो, m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, रो चाहे कितनी भी हो, मगर कॉलम हमेशा यहाँ पे कॉलम यहाँ पे क्या होगा? हमेशा कॉलम यहाँ पे हमेशा 1 होगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा. और ये क्या है? इसका जनरल फॉर्म. इसी तरह देखते हैं रो मैट्रिक्स. ठीक, ए मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी row matrix. A matrix is said to be row matrix if it have only one row. For example, हमने कहा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 माइनस के √3, तो ये क्या हो जाएगी? रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो एक ही है, कॉलम चाहे कितने भी हो. ऐसे ही B इज इक्वल टू हमने कहा 2 0 7 8, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? रो मैट्रिक्स. ठीक है, तो कितनी रो है यहाँ पर? 1 रो है, 2 कॉलम है, तो 1/2. ऐसे यहाँ पे भी कितनी रो है? 1 रो है और 4 कॉलम है, तो 1/4. ठीक, तो इसकी अगर जनरल फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म A, जो कि इसके अंदर एलिमेंट होंगे AIJ की फॉर्म के, और 1 × n. 1 × n मतलब कि नंबर ऑफ रो तो एक ही रहेगी हमेशा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं. ठीक, अच्छा, अगर मैं इसमें एक और लिख दूं C, मान लो ऐसे लिख दूं 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो तो एक ही है ना, भले ही कॉलम कितने भी हो. ठीक, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, और अभी पीछे बताया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. अगर कभी भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है तो ये, इसका साइज कितना है? 1/1. तो ये तीनों डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है. ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. तो ये बात मैं बोल रहा हूँ, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. अब MCQ, रीजन, ये किसी बुक में नहीं लिखे हुए होते, ये किसी सैंपल पेपर में भी नहीं मिलेंगे आपको. लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर है तो ठीक. देखो मान लो ऐसे आ गया कि ए मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो. मैं दिखाता हूं करके. ए मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. एक मैट्रिक्स इस फॉर्म का है, AIJ 1/1. तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा? ऑप्शन में लिख के भेजेंगे हम रो मैट्रिक्स, सेकंड लिख के भेजेंगे वो कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड लिख के भेजेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स, और फोर्थ लिख के भेजेंगे वो ऑल अबोव.
तो वो मैट्रिक्स जो ए आई जे 1/1, भैया था 1/1, एक रो एक कॉलम, मतलब एक एलिमेंट होगा, तो ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम भी है, ये स्क्वायर भी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बैठता है फिर? ऑल अबव। ठीक है, तो इस तरह से अब एमसीक्यू वगैरह ऐसा रीजन आने लगे एग्जाम में, जिसके लिए हमारी डेफिनेशन सब क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम, हमारा रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स भी हो गया, रो मैट्रिक्स के बाद कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। अब देखते हैं इन चारों को। ठीक, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी एंड जीरो। अब बात करेंगे इन तीन मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्योंकि तीनों को एक साथ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि तीनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी बैठती है एक दूसरे के साथ। उससे पहले एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो हमारा टूट गया था ना स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद से, पहले वापस से एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। बल्कि इधर आ जाओ, इसको हटाओ इधर से, है ना। पहले बात करते हैं, एक बार दोबारा बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो जो मैंने अभी स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था, तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात हमारी हो चुकी है। तो ए अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये लिखा हुआ है ए ई यू एक्स पी आर टी वी जेड, ये मेरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका साइज कितना है? 3/3। तो ये 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो, तो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। इतनी बात हमारी हो चुकी थी। एक बात रहेगी थी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के बारे में। डायगोनल एलिमेंट, अभी डायगोनल मैट्रिक्स पे नहीं मैं आ रहा हूं, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट छूट गया था, डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो इसको बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होंगे? पहला एलिमेंट, इसकी इस एलिमेंट का एड्रेस पता है ना, हमने बात की थी एड्रेस की पार्ट 1 में, A11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए, ये क्या होगा इसका एड्रेस? इसका एड्रेस होता है A22। A22 कितना होता है? P, और ये क्या हो जाएगा? A33 इज इक्वल टू जेड। ठीक, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो इस डायगोनल में पड़ने वाले एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? भाई ये तो मैंने आपको बताया था ना, A11, ये A12, याद करो, A13, ये A21, ये A22, ये A23, A31, A32, A33, तो इन तीनों एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये बात ध्यान रहेगी। इस बात को कई बार बच्चों को मन में ये कंफ्यूजन आता है। ठीक है, और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता भी है वैसे, अगर बताऊं तो AEU एक्स पी आर, अगर ये कोई बच्चा कहे कि सर अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो ये क्यों नहीं है, ये वाले क्यों नहीं है? सवाल तो भी उठता है ना, ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स क्यों नहीं है? तो मैं इसका रीजन बताता हूं आपको कि ऐसा क्यों है कि इन्हीं को हम डायगोनल एलिमेंट्स मानते हैं, उनको नहीं मानते। एक्चुअल में डायगोनल एलिमेंट्स जो डेफिनेशन है ना जनरल फॉर्म में, वो ये है कि ये वाले एलिमेंट जो AIJ के फॉर्म में होंगे और जिनमें I और J इक्वल होगा, ये बात है। डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन में क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो AIJ की फॉर्म में हो, मतलब जिनका एड्रेस क्या हो? IJ, जहां पर I और J आपस में इक्वल होने चाहिए। देखो 1 1, तो मतलब ये क्या बोला जाएगा? डायगोनल एलिमेंट। 2 2, I और J इक्वल है ना, क्या यहां भी ऐसा है क्या? इसका एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस होगा A13, ध्यान से समझो, इसका एड्रेस क्या होगा? A13, इसका एड्रेस क्या होगा? A22, और इसका एड्रेस क्या होगा? A31। तो क्या इन एलिमेंट्स के लिए IJ इक्वल बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा ना, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहते। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा, जो डेफिनेशन है इसकी एनसीईआरटी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से, डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि AIJ, जबकि I और J आपस में इक्वल हो, तो हमेशा याद रखना इन एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। बात क्लियर हो गई होगी, ये डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो इतनी बात नोट कर लेंगे। अब चलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स पर। यह डायगोनल मैट्रिक्स नहीं था, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था। स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स के मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं आपको पूरा लिखूँ, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो पूरी बात अब हुई कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन थे? A11 कौन था? A11 A,
A22P A33Z। अब ये बात पूरी हुई। एक बात हो, डायगोनल एलिमेंट्स ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो होते ही नहीं, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में भी होते हैं। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ हमारे सामने कभी, मान लो कल को हमें कहने लगे कि जी इसमें बता दो डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे, ये डायगोनल पूरा कहां हो रहा है इसका, ठीक। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक। अब इसको नोट करेंगे। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, ठीक। अब बात करेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स की। अब सुनो, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद बात करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनके ऊपर एक्सरसाइज टाइप में क्वेश्चन तो शायद ही कोई होगा, मगर एग्जाम में आते हैं, जरूर ध्यान रखना। तो डायगोनल मैट्रिक्स से बोलेंगे, अच्छा ये जो तीनों मैं आपको बताऊंगा ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फॉर्म है। स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स तो मैंने अभी बताया है ना आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्या बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसी से स्केलर बनेगा, इसी से क्या बनेगा, आइडेंटिटी। मैं वीडियो के एंड में एक आपको फ्लो चार्ट बनवाऊंगा ताकि सबको हम ठीक से याद रख सकें, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों ही क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, तीनों ही। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। बल्कि हम डेफिनेशन हम लिखते नहीं, हम सिंपल बात करते हैं। देखो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस तरह से होगा, 3 माइनस के 5 और 7, मतलब जिसकी डायगोनल के जो एलिमेंट है वो तो हो नॉन जीरो और जो बाकी हो वो हो जीरो, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह के लिए कोई ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ना तो हमारे एग्जाम में आने वाली है। फिर भी मैं बता देता हूं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर ही होगा हमेशा, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are non-zero and other elements are zero is called diagonal matrix। एनसीईआरटी में से आप डेफिनेशन चाहो तो पढ़ लेना, जरूरत नहीं है, हमको पता हो ये होता क्या लिखा हुआ इधर कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो नॉन डायगोनल है वो तो जीरो हो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक। ये किसी और साइज का भी हो सकता है, होगा मगर स्क्वायर फॉर्म में। ये 2/2 का भी हो सकता है, 2 0 0 और माइनस का 8। तो देखो, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो नॉन जीरो है, बाकी की एंट्रीज जीरो है। ये 4/4 का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, होगा स्क्वायर में ही। हमने कहा ए बी, या नंबर लिख दू, -3 7 -11 और इधर 9। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखना, ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, उसके बाद इनकी आगे कंडीशन बनती है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में होगा, जिसमें जो आपको डायगोनल दिख रहा होगा वो तो एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, सारे ही नॉन जीरो हो, और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर इसकी जनरल, मेन बात है इसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म देखो, बात करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है। एक मिनट में जरा लिखने का तरीका थोड़ा सा, जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, अगर मैं उस तरह से लिखवा दूंगा तो आपको याद रखने में थोड़ा सा इजी रहेगा, तरीका है ना, इजी रहेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, चलो जी बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म। तो ए इज इक्वल टू, इसका जो ए आई जे होगा, ए आई जे मतलब वो एलिमेंट जो ith रो पे है और jth कॉलम पे है, वो नॉन जीरो होंगे। कब, यदि i और j इक्वल है, और इसका जो ए आई जेथ एलिमेंट है वो जीरो होगा अगर i और j इक्वल नहीं है। ये चीज समझने की है, देखो ये चीज सब बच्चों को याद रहती है, ये जो ऊपर लिखी हुई है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स तो नॉन जीरो है और बाकी एलिमेंट्स जीरो हैं, को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये बहुत कम बच्चों को याद रहती है बात, क्या लिखा हुआ है, ये भी ये लिखा हुआ है कि ए वो मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट है वो ए आई जे की फॉर्म के होंगे।
ए आई जे यानी कि A11, A22, A33, A12, A31, A42 इस तरह से होंगे। ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 होगा अगर आई और जे इक्वल है। देखो हम बात करते हैं A11 कितना है, A11 3, बात करते हैं A22 कितना है, A22 -5, बात करते हैं A33 तो कितना है, A33 7। तो जब जब आई और जे इक्वल है, देखो ध्यान से, जब जब आई और जे इक्वल है तब तक एलिमेंट नॉन जीरो है, तब तक एलिमेंट कैसा आ रहा है, नॉन जीरो। तो अगर आई और जे इक्वल है तो एलिमेंट नॉन जीरो है, और अगर आई नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, मान लो कि अगर मैं A23 कहूं तो वो एलिमेंट जो दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है, दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम, ये वाला जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो जब हमारे पास आई नॉट इक्वल टू जे है तो एलिमेंट जीरो है, और जब आई और जे इक्वल है तब एलिमेंट नॉन जीरो है। तो ये जो जनरल फॉर्म है ये आपको जरूर 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 याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आते हैं अब जा क्या नाम है एसएसएन रिजल्ट वगैरह में, ठीक। तो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल बता दिया, और मेन क्या है, जनरल फॉर्म। ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसकी फीलिंग आनी चाहिए अपने मन के अंदर, ये क्या लिखा हुआ है। बहुत से बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी कब, जब आई और जे इक्वल होगा, मतलब जब 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, ठीक है, जब होगा, ठीक है। और जब ये नॉट इक्वल टू होगा तो वैल्यू जीरो होगी, इसको बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। चल अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो और नॉट इक्वल टू जीरो हो, और जो बाकी के हैं वो जीरो हो। इसको बोल, थोड़ा सा ऐसे नहीं बना ना, 2 0 0 0 2 0, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब जो एलिमेंट्स डायगोनल में आ रहे हो वो तो सेम हो, वो तो हमेशा इक्वल हो, और जो बाकी के एंट्रीज है वो सारी सारी जीरो हो। ये भी हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा, 2/2 में भी हो सकता है। अगर मान लो हमने कभी इसको 2/2 में बनाया और हमने कहा -3 0, तो फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक। तो ये बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और ये स्केलर मैट्रिक्स तो है ही है, ये साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को फुलफिल भी कर रहा है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। बताऊंगा अभी अंतर बात को। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो ए इज इक्वल टू, ये वो मैट्रिक्स है जिसमें जो ए आई जे है, जो ए आई जे है, ठीक, अगर आई और जे इक्वल है तब क्या होगा, और अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो क्या होगा। अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तब तो देखो ध्यान से देखो वैल्यूज जीरो आ रही है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तब तो वैल्यू जीरो आ रही है, और अगर आई और जे इक्वल है तब ए आई जे की वैल्यू क्या है, के। यहां पे हमने के को लिखा, ये के है, ये काम कर रहा है के का, के, ये भी के है, यहाँ पे अगर मैं के को 2 दे दूं, ठीक है ना, तो ये तो है भाई। अगर मैं इस चीज को, अगर मैं इस चीज को लिख के दिखाऊं, मान लो कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आई और जे अगर इक्वल है तो वैल्यू के आएगी, और अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो वैल्यू जीरो आएगी। तो इसकी मैंने आपको जनरल फॉर्म खोल के भी दिखा दी, ठीक। तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे सेम हो और नॉन जीरो हो, और जो बाकी के एलिमेंट है वो सब जीरो हो। मतलब ए आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट के होनी चाहिए, मतलब आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम का एलिमेंट जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि A11, भाई यहां पर A11 कितना है 2, A22 कितना है 2, और A33 कितना है 2। तो यहां पर 2 किसका काम कर रहा है, किसी स्पेशल कांस्टेंट का, ठीक। तो इस बात को नोट कर लेंगे, और यहां से एक बात और भी निकल के आ रही है, अगर ध्यान से समझ में आ रही है बात, क्या लिख के दिखाऊं, नोट कि स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है। दिखाई दे रहा होगा ना कि जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये स्केलर तो है ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, मगर स्केलर मैट्रिक्स स्केलर तो होता ही होता है, साथ साथ ही डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। इतना नोट करेंगे पहले एक बार। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी
स्केलर मैट्रिक्स की ही एक क्या कहो संतान है, होंगे ये भी स्क्वायर फॉर्म में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के जो एलिमेंट हो वो बस 1 होने चाहिए, बाकी सब 0। मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट 1, डायगोनल वाले एलिमेंट 1 और बाकी सब क्या हो 0, ऐसे इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ बुक्स में है आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अगर हमने ये कहा कि अगर 2x2 का है तो ऐसा हो जाएगा, कई बार 4x4 का भी आ जाता है, हमारे कोर्स में नहीं है फिलहाल, फिर मैंने लिखवा दिया, जिसमें डायगोनल्स के जो एलिमेंट हैं वो 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। तो अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें कि ए वो मैट्रिक्स है, ए वो मैट्रिक्स है जो ए आई जे की फॉर्म का है, ए वो मैट्रिक्स है जो ए वो मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट है वो ए आई जे के रूप में है, और ए आई जे की वैल्यू 1 है। ए आई जे की वैल्यू 1 है कब? अगर आई और जे इक्वल है, और ए आई जे की वैल्यू कितनी है? ए आई जे की वैल्यू कितनी है? 0 है अगर आई नॉट इक्वल टू जे है। तो मतलब क्या हुआ, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 है, मतलब अब ए 1 1 1, ए 2 2 1, ए 3 3 1, यानी कि ए आई जे जब जब आई और जे इक्वल आएंगे। अगर आप बात करें ए 1 1 की, तो ए 1 1 कितना है 1, और इसी का ए 2 2 कितना है 1, इसी का ए 3 3 कितना है 1। तो जब जब आई और जे इक्वल है तब तब तो वैल्यू 1 होनी चाहिए, और जब जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तब तक एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो, तो इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में कुछ बातें और बताता हूं। तो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो मैंने बता दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दी। ठीक, अच्छा इसको मैं हटाता हूं क्योंकि 4x4 की हमको जरूरत पड़ने वाली नहीं है यहाँ पे। चलो जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर कोई 2x2 का है, तो इसको डिनोट करने का एक अपना स्पेशल तरीका है। आई अगर i3 लिखा कभी भी, उसको डिनोट करते हैं i3 से। i3 मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रखना, इसको नोट करते हैं स्पेशली i3 से। और i2 अगर कभी कहा तो i2 कितना होगा? ये वाला। ठीक, डायगोनल कितना हो 1। अगर कभी i कहा हमने, i ओनली, तो सिंपल सी बात है 1। ये केस वो वाला बन गया जो अभी हमने बताया था कि ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक, अब सुनो, ठीक होगी बात। जनरली इसको नोट करते हैं आई एन से। तो आई एन मतलब क्या होगा? आई एन का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स की दुनिया का 1 होता है, मैट्रिक्स की दुनिया का 1। ये क्या कहा मैंने? ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन याद रखना इसको हम आगे यूज करेंगे। मैट्रिक्स की दुनिया का 1 कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की दुनिया का 1 कौन है? आइडेंटिटी। जब मैं आपको भी वो पढ़ाऊंगा ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, उसमें बताऊंगा। जैसे कि कुल मिलाकर फिलहाल आप इस तरह से थोड़ा सपोज कर लो कि 4 की मल्टीप्लाई 1 में करके क्या आता है 4, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करके क्या आता है 5। मतलब नंबर्स की दुनिया में जो 1 है, नंबर्स की दुनिया में, रियल नंबर्स की दुनिया में जो काम 1 करता है, मैट्रिक्स की दुनिया में वो काम आई करता है। मतलब किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आई में करोगे, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, उस मल्टीप्लाई अगर आई में करोगे तो ए आ जाएगा। जैसे कि 4 की मल्टीप्लाई 1 में करते तो 4 आता है ना, ऐसे किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब आई में करोगे तो ए आएगा। ये बात बाद में बताऊंगा, वैसे फिलहाल याद रखो कि मैट्रिक्स की दुनिया का 1 कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना, मैट्रिक्स के लिए 1 का काम, यूनिट का काम, इकाई का काम कौन करेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेगा, उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का हमारा क्वेश्चन होगा। अब कुछ ऑब्जर्वेशन और देखते हैं जरा, ये बात मैंने लिख पाई थी नंबर 1। कुछ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे देखी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये तो स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और ये डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो लिख दूं यहाँ पर ये बात कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर तो होता ही होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, एक बात और, कभी अगर ऐसा लिखा हुआ आता है, सपोज करो कभी अगर ऐसा लिखा हुआ आया DIAG और कुछ ब्रैकेट लगाकर उसने ऐसा लिखा हुआ है 3-5 ऐसे लिखा हुआ है कॉमा लगा के, ठीक, तो जरूर नहीं कि कॉमा ना भी हो, तो समझ जाना ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने कि इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे कि ये एलिमेंट कहाँ आने हैं, डायगोनल में, और बाकी कहाँ जाने हैं, जीरो। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट है, बाकी कहाँ जाएंगे, जीरो। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को लिखने का एक तरीका होता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ आया तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बात थी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। और अभी एक मैट्रिक्स के बारे में और बताऊंगा, फिर मैं आपको इन सभी का एक फ्लो चार्ट बनवाता हूं। तो अब बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी लिखते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, NULL, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, भले वो किसी भी साइज का हो। जीरो मैट्रिक्स में स्क्वायर फॉर्म होना जरूरी नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी। तो अगर कभी ऐसे लिखा हुआ आया A = 0 0 0 0 0 0, तो दिस इज जीरो मैट्रिक्स। कभी ऐसे लिखा हुआ आया, स्क्वायर फॉर्म में हो चाहे ना हो, ये स्क्वायर फॉर्म में है तो भी जीरो मैट्रिक्स है, बस सारी एंट्री क्या हो, सारी एंट्री जीरो हो। तो ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर जीरो इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। सुन लो दोबारा, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज या ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल O से, कैपिटल O डिनोटेड बाय कैपिटल O। ये O है, जब इसको आप जीरो माने, ये क्या है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर O, कैपिटल लेटर O है अंग्रेजी का, ठीक है, जीरो नहीं है ये। तो जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो चाहे वो किसी भी साइज का। ठीक, अब एक फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं और फिर उस फ्लो चार्ट के बारे में हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक अलग बात थी, वो पूरी हो चुकी है, छोड़ो फिलहाल। ठीक है, रो मैट्रिक्स पढ़ाया मैंने आपको, वो भी छोड़ दो। कॉलम मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया, वो भी छोड़ दो। बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से ले, अच्छा जीरो भी छोड़ दो, जीरो भी छोड़ दो। मेनली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चार। मैंने आपको सबसे पहले बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब M और N क्या हो, आपस में इक्वल हो, ध्यान देना बात। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्या बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्या बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, और यही क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बात ध्यान रखना, ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं आपस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। और इनकी जो डेफिनेशन थी, एग्जांपल थी, फुल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म्स थी, आईजे कब क्या हो रहा है, और ये मैट्रिक्स ऐसा भी होता है, ये मैट्रिक्स वैसा भी होता है, ये सब बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इसको दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आके ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है। अब चलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दो शर्त जरूरी है। नंबर एक, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, जिस ऑर्डर का पहला एलिमेंट पहला मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर सॉरी जिस ऑर्डर सॉरी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर जिस ऑर्डर का पहला मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का अगर दूसरा मैट्रिक्स है। तो सिंपल सी बात है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम हो। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ये भी कुछ खास बात नहीं लिखा, मतलब कहने का ये है कि अगर दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, मान लो कि इसका साइज 2x2 है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये उसके इक्वल होगा जिसका साइज 2x2 ही हो, नंबर एक।
ये तो काम है। दूसरा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 हो, 0 हो तो 5 हो। मतलब कहने का क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के लिए ए आई जे और बी आई जे आपस में इक्वल हो, कि पहले के सारे एलिमेंट और दूसरे सारे एलिमेंट आपस में इक्वल हो, तो उन दो मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उन दोनों का सेम साइज हो और उन दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो। तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर equal if they have the same size and each element of A is equal to the corresponding element of B। मतलब जो A11 यहाँ है वही A11 यहाँ हो, जो A12 यहाँ है वो A12 यहाँ हो। तो इसी बात को लिखा हुआ है जनरल फॉर्म में, इसका AIJ और उसका BIJ आपस में इक्वल हो। ठीक, तो इसी के ऊपर हम दो एग्जांपल देखते हैं अपने एनसीईआरटी के बुक में से। एग्जांपल 4 देखेंगे, ये आपके सामने आ गया होगा। तो कह रहा है एग्जांपल 4 में, इफ ये मैट्रिक्स, देखो पहले क्या लिखा हुआ है उसने, x+3 z+4 और 2y - 7, दिस इज y, 2y - 7 -6 a-1 0 b-3 -21 और 0। ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 और 2b + 4 -21 और 0। ये कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। तो पहले ही कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो उसकी हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर देंगे ए बी सी और एक्स वाई जेड की। तो कह रहा है कि क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, सिंस दीज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो सिंस दीज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो जो ये पहला एलिमेंट है ये किसके इक्वल होगा, पहले वाले के a11, उधर किसके इक्वल होगा b11 के, x+3 = 0 कॉमा। ये जो दूसरा एलिमेंट है z+4 ये किसके इक्वल होगा 6 के। ठीक, ऐसे ही तीसरा ये जो 2y - 7 है ये किसके इक्वल हो जाएगा अगर जाकर के 3y - 2 के। देखो -6 तो -6 के इक्वल पहले दिखाई दे रहा है, तो a-1 किसके इक्वल हो जाएगा, a-1 किसके इक्वल हो जाएगा इधर -3 के। ये वाला जो 0 है ये किसके इक्वल हो जाएगा जाकर के 2c + 2 के। ठीक, अब रह गया b की बात, b-3 किसके इक्वल हो जाएगा, b-3 हो जाएगा 2b + 4 के। और यहीं से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे आराम से x y z की। तो सुनो, x = कितना हो गया इधर से -3, ये आ जाएगा है ना। z = कितना आ गया इधर से, z = 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2y और उधर जाके 5, y की वैल्यू हो जाएगी -5, y की वैल्यू -5। a कितना हो जाएगा इधर से, a हो जाएगा -2 और c की वैल्यू -1। ठीक है, एंड अगर ऐसे हम b की बात करें तो b = -7। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हमने ए बी सी डी वगैरह की जो जो वैल्यूज उसने कही थी सारी वैल्यू फाइंड कर दी। चेक कर लेते हैं एक बार, a = -2, b = -7, c = कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ठीक, तो इसको नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, वो भी सेम ऐसे ही है बिल्कुल। एग्जाम्पल 5 देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे एक बार। अब एग्जाम्पल 5 में भी वही बोल रहा है, सेम कंडीशन बिल्कुल, ये तो कर लोगे तुम अपने। एग्जाम्पल 5 में भी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास 2a + b एंड a - 2b, इधर हो जाएगा 5c - d 4c + 3d। और ये किसके इक्वल है, ये है 4 - 3 और 11 और 24 के। ठीक हो गया। तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी, इन चारों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल वही सेम तरीका, सेम लैंग्वेज। दीज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो a11 किसके इक्वल होगा, b11 के। a11 2a + b = 4 के इक्वल हो जाएगा। और इधर से अगर देखोगे ना तो a - 2b = -3। ठीक है, ऐसे ही
A21 होगा B21 के इक्वल, मतलब 5C माइनस डी इज इक्वल टू 11 और 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। ठीक, तो ये हमने यहाँ से दो इक्वेशन बना ली। अब इनको क्लास 10 के तरीके से जो है क्या बोलते हैं उसको, हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना अगर, तो 2 टू 4 है प्लस ए तो 5 है, 2b और ये हो जाएगा माइनस 2b तो 0 और 2 4 जा 8 माइनस 3 तो 5a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 1। सिंपल है क्लास 10 का एलिमिनेशन मेथड। a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो 1 में, तो a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 1 2 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 2, a भी आ गया b भी आ गया। ऐसे इधर दिस इज इक्वेशन 3 एंड 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से और ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करो 3 से तो 3 5 15 15C ऐड कर देंगे ना, ऐड और प्लस 4C 11 33 और प्लस 24, क्योंकि माइनस के 3D प्लस 3D कैंसिल हो जाएगा, तो 15 और 4 19C और ये कितना बन जाएगा 5, तो C इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। C की वैल्यू 3 पुट कर दो थर्ड में, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो 5 इंटू सी माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सिंपल सा चैप्टर है, समझ में अभी आ गया होगा आपको सब बातें। यह हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसा भी इसको आपने फील करा हो कमेंट कर दिया करो, बता देना कमेंट करके, एक बार इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। तो हमने 5 के 5 एग्जांपल पूरे कर लिए हैं, पार्ट 1 में 3 किए थे, पार्ट 2 में हमने 2 कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन लेके आएंगे। चलिए।